बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 ऑनलाइन क्लासेस में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर 3 जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ था। आज हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। आज हमारा इस चैप्टर में 11th लेक्चर है और जो शॉर्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो हैं 3.9, 10, 11, 12 और 13। ये वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। जी, इस वक्त सामने आप देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन 3.9, ये जो आपने स्मार्ट सिलेबस में करना है। इसमें वो कह रहा है जी डिफ़ाइन इम्पल्स। एक तो आपने इम्पल्स को डिफ़ाइन करना है और दूसरा आपने बताना है हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। तो इम्पल्स की डेफिनेशन हमने अपने टॉपिक्स में भी पढ़ी थी। व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड टाइम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। अब इम्पल्स जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कैपिटल आई से जाहिर करते हैं और ये किसके इक्वल है? अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल। इसके बाद लीनियर मोमेंटम के साथ इसका क्या रिलेशन है? आप इसमें न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें हम कहते हैं जी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल को इस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल में से जब भी इनिशियल मोमेंटम माइनस करते हैं तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आता है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया है अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। नाउ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली इम्पल्स, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है दिस इज़ इम्पल्स। अब यहाँ देखें इम्पल्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन आया है? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, आप एक अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप सडन चेंज इन मोमेंटम कह दें, क्योंकि इम्पल्स जो है इसका ताल्लुक सडन चेंज के साथ है। ठीक है, सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो ये तो था आपका 3.9 शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं 3.10 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें वो कह रहा है कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टेट करना है, फिर आपने आइसोलेटेड सिस्टम की इम्पोर्टेंस बतानी है और फिर आपने ये भी बताना है कि वाई अंडर सर्टन कंडीशंस, कुछ ख़ास हालात में, दिस लॉ इज़ यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज़ नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टेट करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, आइसोलेटेड सिस्टम की इम्पोर्टेंस बतानी है और तीसरे नंबर पे ये भी बताना है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड ना भी हो तो कुछ जगहों पर हम इस लॉ को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात, आपने आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसको तो चले हम बाद में डिफ़ाइन कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने स्टेट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, और स्टेटमेंट इसकी सिंपल है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी इवेंट होता है तो टोटल लीनियर मोमेंटम उस इवेंट से पहले, टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो उस इवेंट के बाद के टोटल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा, प्रोवाइडेड द सिस्टम इज़ आइसोलेटेड। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें दो ऑब्जेक्ट से उनकी कोलिजन हुई। कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है m1v1, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, और ये है दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। दिस सम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ m2। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में साबित भी किया था।
उसके बाद आप बताएंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। इसकी भी डेफिनेशन आपने याद की हुई है, ऐसा सिस्टम जिसका बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक़ ना हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम या ऐसे ऑब्जेक्ट्स का सिस्टम जिन ऑब्जेक्ट्स पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, सिर्फ आपस में वो एक दूसरे पे तो फोर्स लगा सकें, बट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर हम चाहते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहे, इफेक्ट्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज कंसिडर्ड ओनली। सिर्फ कौन सी फोर्सेस का इफेक्ट कंसिडर किया जाएगा? इंटरनल फोर्सेस का। ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंस कैन बी फेल्ट बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आप इस आइसोलेटेड सिस्टम का रेफरेंस देकर आप ये वाली दो एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं जो आपने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन भी की हुई हैं। अच्छा, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो नेक्स्ट उसने आखिरी बात पूछी थी कि अगर सिस्टम कम्प्लीटली आइसोलेटेड ना भी हो तो फिर भी कई दफ़ा हम इस लॉ को यूज़ कर लेते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, आपने ये बताना है कि अगर कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स हो जिसका इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट्स की मोशन में या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो भी इवेंट हुआ है उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, यानी कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स जिसका बहुत माइनर सा इफ़ेक्ट हो, तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। और हालांकि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, लेकिन इस सिचुएशन में जहां एक्सटर्नल फोर्स का असर इतना ज़्यादा नहीं है, हम सिस्टम को तकरीबन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करें जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं और इनके ऊपर ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के साथ फ़र्ज़ करें टकराने जा रहे हैं। अब पड़े ये ज़मीन पे हुए हैं, इन पर कोई ना कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है, लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इनके दरमियान कोलिजन में कोई ख़ास रोल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनकी कोलिजन को डिस्टर्ब नहीं कर रही, या इनकी कोलिजन से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं उन पर इसका कोई ख़ास असर नहीं है। इसलिए हम इस सिचुएशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो बताना आपने क्या है, व्हेन द सिस्टम इज़ नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड बट एक्सटर्नल फोर्सेस आर वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल फोर्सेस। अंदरूनी फोर्सेस के मुकाबले में एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत वीक हैं, तो फिर हम इन एक्सटर्नल फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं और इस लॉ को दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद है जी 3.11। इसमें वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। आपने इनके दरमियान डिफरेंस बताना है, यानी इनकी डेफिनेशन बतानी है। एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। वो कह रहा है कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो फिर बाउंसिंग बॉल की मोशन कैसी होनी चाहिए, और अगर इन इलास्टिक हो तो फिर कैसी होनी चाहिए। और फिर वो कह रहा है गिव प्लॉसिबल रीज़न, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दें फॉर द फैक्ट दैट kinetic energy is not conserved in most cases। वो कह रहे हैं कि साथ ये भी बताएं कि ये क्या रीज़न है कि kinetic energy ज़्यादातर कंजर्व नहीं रहती। तो सबसे पहले तो आपने इलास्टिक कोलिजन को डिफ़ाइन किया, ऐसी कोलिजन जिसमें kinetic energy कंजर्व हो उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इसी तरह इन इलास्टिक कोलिजन को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, ऐसी कोलिजन जिसमें kinetic energy कंजर्व ना हो इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बाउंसिंग बॉल की एग्जांपल देते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक बॉल को किसी ख़ास हाइट से ड्रॉप किया। जब आपने उसे ड्रॉप किया था उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाइट के साथ होता है। जब वो नीचे आ रहा था तो वो पोटेंशियल जो है वो कैनेटिक में कन्वर्ट हो रही थी। टकराने से पहले उसके पास सारी की सारी कैनेटिक थी। अगर टकराने के दौरान कैनेटिक एनर्जी में कोई कमी नहीं आई, इसका मतलब है उसे टकराने के बाद वापस उतनी ही कैनेटिक एनर्जी मिलेगी जितनी टकराने से पहले थी। तो अगर वापसी पे उतनी ही कैनेटिक एनर्जी मिले तो फिर ये जब वापस ऊपर जा रहा होगा तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जितनी शुरू में थी। और अगर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो फिर इसकी हाइट उतनी ही अचीव होगी जितनी हाइट से आपने इसको ड्रॉप किया था। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए और ड्रॉप करने के बाद वो वापस अपनी इनिशियल हाइट पर वापस आ जाए, इफ़ इट रीगेन इट्स इनिशियल हाइट,
यानी इफ़ का वर्ड आप ज़रूर शामिल करेंगे। When a ball is dropped from a certain height and it comes back to the same initial height after colliding the floor, then this collision is said to be elastic because in this case kinetic energy is not lost. लेकिन अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें जिसमें ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया और ऑब्जेक्ट जो है वो जब टकरा के वापस आया तो उतनी हाइट अचीव न की जितनी हाइट से आपने ड्रॉप किया था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टकराने के दौरान काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा वेस्ट हो चुका है। सो सच काइंड ऑफ कोलिजन इज़ इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है बाउंसिंग बॉल के केस में। ठीक है जी, याद रहेगा। तो ये था आपका इनइलास्टिक कोलिजन। एक बात याद रखें कि जो इलास्टिक कोलिजन होती है ना, ये असल में आइडियल, एक किस्म की आइडियल कोलिजन है, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारा हिस्सा जो है वो वेस्ट हो ही जाता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स जब टकराते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, साउंड भी जो है ये एनर्जी की एक फॉर्म है। अब अगर साउंड आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, वो किसी ना किसी एनर्जी की कन्वर्शन की वजह से ही आ रही है ना। तो अगर साउंड पैदा हो रही है इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी पैदा करने में यूज़ हो गया है। इसी तरह जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं और फ्रिक्शन की वजह से हमेशा हीट एनर्जी पैदा होती है और ये भी काइनेटिक एनर्जी से ही आई होगी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारा हिस्सा दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट होने में वेस्ट हो जाता है, यानी कोई भी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन नहीं होती। रियल में जो कोलिजन है वो कौन सी कोलिजन है, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। ये है रियल कोलिजन और यही बात उसने यहाँ पूछी थी। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं होती मोस्ट केसेस में, तो आप इसकी यही रीज़न देंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा लूज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी एटसेट्रा। Kinetic energy does not remain conserved in this case, so most of the collisions are not perfectly elastic। ठीक है जी। उसके बाद 3.12 था। 3.12 जो है इसमें अगर ये ऐसे ही आएगा तो ये असल में लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये ऐसे ना आए यानी वो आपसे सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट का पूछे या वो आपसे सिर्फ रेंज का पूछे, वैसे तो सिर्फ रेंज जो है वो भी बजाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, या वो आपसे सिर्फ ये वाली बात पूछे कि ये बताएं कि अगर 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए तो उसकी रेंज मैक्सिमम होती है। अच्छा, मज़े की बात है कि ये हमने सारा कुछ किया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है, यानी 3.12 जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, ये असल में एज इट इज़ आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने अब इसको उस वीडियो में देख लेना है। यहाँ मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ, ये सारा वही कुछ किया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने पिछली वीडियो में कर लिया हुआ है। इसी तरह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये भी हम कर चुके हैं। वो वीडियो जो है वो मैं सजेशंस में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद है 13 नंबर, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज द प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। यहाँ वो कह रहा है जी कहाँ किन किन पॉइंट्स पे प्रोजेक्टाइल की मिनिमम स्पीड होगी और किन पॉइंट्स पर मैक्सिमम स्पीड होगी। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल की एक दफ़ा ट्रेजेक्ट्री बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आंसर करना आसान हो। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो है ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट जो है ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। अब होता ये है, ये हम अपनी डिटेल डिस्कशन में देख चुके हैं, होता ये है कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी फ़र्ज़ करें ये, तो उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये है फ़र्ज़ करें और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो ये है। अब जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते वाई कंपोनेंट में कमी आती रहती है। और
एक्स कंपोनेंट में कोई भी तब्दीली नहीं आती क्योंकि हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है। तो आप नोट करें एक्स कंपोनेंट्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया। इसका मतलब है जी प्रोजेक्टाइल की जो मिनिमम स्पीड है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है, यहाँ स्पीड मिनिमम, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे स्पीड मैक्सिमम होती है। इसके बाद 3.14 है, ये वो एमसीक्यू टाइप है। वो कह रहा है जी बताएं कौन सा आंसर ठीक है। व्हाट इज़ मेंट बाय बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, द पाथ फॉलोड बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड, ये इसका करेक्ट आंसर है। और जो दूसरे वाला है इसका करेक्ट आंसर है ये, व्हाट हैपन्स व्हेन सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, क्योंकि मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व ही रहता है। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।